नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आपको पता है, यूपी पीसीएस आरओ या आरओ की परीक्षा बहुत ही नज़दीक है, जिसके संबंध में हम लोग अभ्यास सीरीज चलाए हैं। और इस सीरीज में 40,000 एमसीक्यू के माध्यम से पूरा सिलेबस कवर और पूरा रिवीजन। मेन चीज़ क्या है? रिवीजन। ठीक है ना, मेन चीज़ है रिवीजन, क्योंकि ये री एग्जाम है। आरओ या आरओ की बात करूँ खासकर तो आप पढ़ चुके हो, और 1990 से लेकर 2024 तक के जितने भी प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम लोग करने वाले हैं। आज की क्लास है साइंस की, और साइंस में भी है बायोलॉजी की। फिजिक्स की हम लोग क्लास कर चुके हैं एक, आज है बायोलॉजी की। बायोलॉजी की ये क्लास नंबर फर्स्ट है। ठीक है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि बायोलॉजी आप एक बार एक रीडिंग जरूर पढ़ लिए होंगे, क्योंकि आप पीसीएस आरओ या आरओ देना है तो एक बार आपका सिलेबस अच्छे से कवर होगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले प्रश्न से उससे पहले भैया, अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। तो पहला प्रश्न बायोलॉजी का पहली क्लास का आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, आने लायक क्वेश्चन है। जंतु विज्ञान, जूलॉजी अध्ययन करता है। जूलॉजी, हम लोग जूलॉजी पढ़ते हैं। जूलॉजी में क्या पढ़ते हैं? जूलॉजी में, ठीक है, ये पूछा गया है। जाहिर सी बात है, जूलॉजी मतलब हम लोग जीवों के बारे में पढ़ेंगे। कैसे जीव जीवित होंगे, या देखो, वनस्पति तो होगा नहीं, ठीक है ना। हम लोग जंतुओं के बारे में पढ़ रहे हैं तो वनस्पति तो हटा ही दो। अब जीवों में केवल जीवित कि मृत और जीवित दोनों? तो याद रखना है, मृत और जीवित दोनों प्रकार के जीवों का अध्ययन किया जाता है जूलॉजी में। ठीक है, और जंतु विज्ञान की अगर बात करें, जैसे हिंदी में जंतु विज्ञान बोला जाता है, तो जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, ये पूछा जाता है कई बार आपसे। याद रखना है, अरस्तु। कौन? अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। क्लियर है? हम लोग बायोलॉजी की आज पहली क्लास है। जितने भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, थोड़े से मिक्सअप क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा डिटेलिंग नहीं चलेंगे, क्वेश्चंस वहीं रहेंगे, ताकि आपको एक मोटा मोटा पता चल जाए कि हाँ, बायोलॉजी में किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। और खासकर आरओ की बात करूँ तो इस बार भैया फिजिक्स ने कायदे से फंसाया था, क्योंकि फिजिक्स सबसे ज़्यादा आई थी, ठीक है ना, बायोलॉजी से भी ज़्यादा। इस वजह से बायोलॉजी में आज हम लोग केवल देखने वाले हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, और फिर उसके बाद चैप्टर वाइज भी प्रश्नों को करेंगे हल। ठीक है, चलिए अगला देखें। अगला है विटीकल्चर। विटीकल्चर जाना जाता है, तो देखिए तमाम प्रकार के कल्चर हैं, तमाम प्रकार के, ठीक है ना। जो बेसिक कल्चर पूछे जाते हैं उनको जरूर पढ़ लेना है। जैसे विटीकल्चर है, तो विटीकल्चर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अंगूर की खेती के लिए। ऑप्शन बी, अंगूर की खेती के लिए विटीकल्चर प्रसिद्ध है। अब जैसे बात करूं, एक पूछा जाता है आपसे एपीकल्चर। एपीकल्चर, एक है आपका सेरीकल्चर। सेरीकल्चर है ना, और एक यहां पे लिख देता हूं मैं ऊपर, बहुत पूछा जाता है पीसी कल्चर। ठीक है ना, पीसी कल्चर। और बहुत सारे हैं, जैसे एक ओलेरी कल्चर है, ओलेरी कल्चर। तो ये कुछ प्रमुख कल्चर है। जैसे एपी कल्चर की बात करूं, किस लिए है ये एपी कल्चर? तो एपी कल्चर में मधुमक्खियों का पालन होता है। सेरी कल्चर में रेशम कीट पालन होता है। पीसी कल्चर में मछली पालन होता है। ओलेरी कल्चर में सब्जियों का उत्पादन होता है। ठीक है, तो ये प्रमुख कल्चर हैं, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे एक कल्चर प्रमुख, कंफ्यूजन रहती है इस कल्चर में, मैं यहाँ लिख देता हूँ दोनों। एक है आपका मेरी कल्चर, मेरी कल्चर, और एक है आपका मोरी कल्चर, मोरी कल्चर। ठीक है, ओ की मात्रा है इसमें, ए की मात्रा है, तो मेरी कल्चर, मोरी कल्चर, इन दोनों में क्या फर्क है? देखो, मो से याद रखो मोर। मोर क्या खा रहा है? सहतूत। मोर क्या खाते हैं? सहतूत। बस सहतूत उत्पादन से संबंधित कौन सा कल्चर है? मोरी कल्चर। और मेरी कल्चर क्या होता है? समुद्री जीवों, समुद्री जीवों का अध्ययन जो होता है वो है मेरी कल्चर। और मोरी कल्चर सहतूत उत्पादन से संबंधित है। क्लियर है? तो ये कुछ प्रमुख कल्चर है, इनको याद कर लेना। आगे देखें अगला, विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवंशिक जेनेटिक अभियांत्रिकी के द्वारा मानव प्रजाति में सुधार लाया जाता है, जानी जाती है। तो किस नाम से जानी जाती है? तो याद रखना है यूजेनिक्स। क्या है भैया? यूजेनिक्स। ठीक है ना, नए टाइप का क्वेश्चन है, तो याद रखना है यूजेनिक्स। और
इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो याद रखना है फ्रांसिस गल्टन। क्या नाम है? अंग्रेज वैज्ञानिक हैं एक, फ्रांसिस गल्टन ने इस शब्द का पहली बार प्रयोग किया था, यूजेनिक्स। क्लियर है? नेक्स्ट, हर पेटोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। जैसे अभी हम लोगों ने देखा तमाम प्रकार के कल्चर, वैसे ही तमाम प्रकार के लॉजी हैं। जैसे हर्पेटोलॉजी, हर्पेटोलॉजी में सरीसृपों का अध्ययन होता है, सरीसृप और उभयचर दोनों का। ठीक है ना? यहाँ पे कई बार अगर आप नोट्स देखोगे या बुक देखोगे केवल सरीसृप लिखा हुआ है, गलत, सरासर गलत। आपका सरीसृप और उभयचर दोनों होगा, इस वजह से ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ठीक है? अब जैसे कुछ प्रमुख कल्चरों की बात, सॉरी लॉजियों की बात करूं, जैसे एक है हिपैटोलॉजी, मैं यहाँ इंग्लिश में लिख देता हूँ हिपैटोलॉजी। ठीक है? एक है आपका हीमेटोलॉजी, हीमेटोलॉजी। एक है आपका हर्पेटोलॉजी, हर्पेटोलॉजी। ठीक है? तो ये कुछ सिमिलर शब्द है। जैसे हिपैटोलॉजी, हिपैटोलॉजी में क्या होता है? लीवर, लीवर का अध्ययन किया जाता है। हीमेटोलॉजी में क्या होता है? ब्लड, खून का अध्ययन किया जाता है। और हर्पेटोलॉजी, ये लिखा ही हुआ है, हर्पेटोलॉजी में सरीसृप और उभयचर का अध्ययन किया जाता है। ठीक है? तो ये कुछ प्रमुख प्रकार के लॉजी हैं, तो आपको याद रखना है, जैसे जैसे आगे आते जाएंगे मैं बताता रहूंगा। नेक्स्ट, इसमें देखिए क्या पूछ रहा है, जंतु विज्ञान की उस शाखा को क्या कहते हैं जिसमें प्राणी मात्र के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है? तो याद रखना है, इसको कहते हैं जीव पारिस्थितिकी। ठीक है ना? प्राणी मात्र के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, उसका नेचर कैसा, व्यवहार कैसा है, तो जीव पारिस्थितिकी उसको बोला जाता है। क्लियर है? आगे देखेंगे। नेक्स्ट, वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञात प्राप्त करने की विधा को कहते हैं। कुल मिला के वृद्धावस्था के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सिंपल सा यह पूछा गया है, तो जीरेंटोलॉजी बोला जाता है। ऑप्शन बी, क्या बोला जाता है? जीरेंटोलॉजी। और अगर ओंकोलॉजी पूछा जाए ऑप्शन ए, तो ये क्या होता है? कैंसर रोग का अध्ययन, कैंसर रोग का अध्ययन किया जाता है इसमें। ठीक है? ऑर्निथोलॉजी क्या होता है? ऑर्थेनोलॉजी, इसमें याद रखना है पक्षियों का अध्ययन, पक्षियों का अध्ययन किया जाता है इसमें। ठीक है ना? क्या किया जाता है? पक्षियों का अध्ययन। और अगर टेरेटोलॉजी आ जाए, तो जैसे मानव में क्या होता है, आप प्राकृतिक रूप से कुछ अंग उत्पन्न हो जाते हैं। मैं यहां लिख देता हूं, मानव में, मानव के अंगों का, अंगों कैसे? अप्राकृतिक अंग, अप्राकृतिक अंगों का अध्ययन। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मीन कौन सी है? मीन, और आ चुका है लेटेस्ट अच्छा प्रश्न है कि मीन कौन सी? मीन मतलब, मीन किसका पर्यायवाची शब्द है? मछली का। तो इनमें से मछली कौन है? क्रेफिश मछली है, कि फ्लाइंग फिश है, कि सिल्वर फिश है, कि कटल फिश है? तो याद रखना है, जो मीन है, मछली है, इनमें से फ्लाइंग फिश। फ्लाइंग फिश क्या है? मछली है। क्रेफिश, ऑप्शन ए, क्रेफिश क्या है? एक प्रकार का कीकड़ा है। क्या भैया? कीकड़ा। इनको याद कर लेना है, इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं। अब देखो कौन कौन कीकड़ा है, सबके नाम थोड़ी ना रटोगे, इससे अच्छा है जितने प्रकार के प्रश्न आ चुके हैं उनको रट लो, आना इसी से है ना? उसके बाद अगर मैं बोलूं सिल्वर फिश, ये जो सिल्वर फिश दिए ना, ये क्या है? ये एक प्रकार का कीट है। क्या है? कीट। ठीक है? तो याद रखना है, ये केकड़ा है, ये कीट है, ये मछली है। क्लियर? नेक्स्ट, त्रिकोष्ठकीय हृदय पाया जाता है। तो देखो आर ओ री एग्जाम 2016 में पूछा गया है, सॉरी 2016 का री एग्जाम है, इसका मतलब ये 2020 में पूछा गया है, क्योंकि री एग्जाम 2020 में हुआ था। तो मतलब 3 कोष्ठक वाला हृदय किसमें पाया जाता है? तो याद रखना है उभयचरों में। यहाँ पे कई लोग मछली कर देंगे, केवल मछली नहीं है, उभयचर में क्या पाया जाता है? त्रिकोष्ठकीय हृदय। और अगर मानव की बात कर लेंगे, मानव शरीर में या हमारे आप में कितने? 4 कोष्ठक हृदय पाया जाता है। कितने? 4 कोष्ठक। क्लियर? नेक्स्ट, ऑक्टोपस है, ऑक्टोपस क्या है ये बताना है। तो याद रखना है ऑक्टोपस एक मोलस्का संघ का जीव है भैया। ठीक है ना? ऑप्शन डी। ठीक, याद रखना है। नेक्स्ट, भारत की सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो
ये तो पढ़ाई है सब लोगों ने, भारत की सबसे बड़ी मछली है व्हेल शार्क है, व्हेल। ठीक है, ऑप्शन बी, जो महासागरों में ज्यादातर पाई जाती है, जैसे अटलांटिक हो गया, प्रशांत महासागर हो गया, हिंद महासागर हो गया, इन सब महासागरों में। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है, मतलब निम्न में से कौन सी मछली है, सिंपल से ये पूछना है। तो याद रखना ये कई बार आ चुका है, समुद्री घोड़ा क्या है, मछली है। यहाँ पे क्या होता है, कभी कंफ्यूजन हो जाती है कि जो घोड़ा है ना, इस नाम से कंफ्यूजन हो जाती है। ठीक है, तो याद रखना है ये समुद्री घोड़ा क्या है, एक प्रकार की मछली है भैया। क्लियर, चलो नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रोग आनुवांशिक है, आनुवांशिक रोग कौन सा है निम्न में से, ये बताना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आनुवांशिक रोग क्या होता है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये रोग फैल जाता है, बस ये आनुवांशिक है। बेरी बेरी की बात करेंगे तो ये आनुवांशिक नहीं है। विटामिन B1 की कमी से ये होता है। ठीक है, कैंसर की बात करेंगे तो ये गुटखा खाने से होता है, इसी समझ लो। फाइलेरिया ये पैरों में होता है, फीताकृमि के, मतलब एक कीट होता है फीताकृमि, उसके माध्यम से होता है फाइलेरिया। लेकिन वर्णांधता जो है इसको बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो ये क्या है, कलर ब्लाइंडनेस एक आनुवांशिक रोग है। क्लियर, तो ऑप्शन सी यहां पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, जीन के भीतर अनुक्रम आधार पर परिवर्तन कहलाता है, जीन के भीतर अनुक्रम आधार पर परिवर्तन क्या है, उत्परिवर्तन कहलाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, उत्परिवर्तन और जीन वाले चैप्टर में ये आपने पढ़ा होगा, उत्परिवर्तन। ठीक है, ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम होते हैं भैया टोटल 46। लेकिन अगर यहाँ पे पूछ लेता क्रोमोसोम कितने जोड़े होते हैं, तो जोड़े में याद रखना है 23 होते हैं। लेकिन यहाँ जोड़े की बात नहीं कर रहा है, इस वजह से हम लोग 46 करेंगे। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे 23 भी देखो दिखा हुआ है, और कई लोग किताब से पढ़ के जाते हैं तो केवल जोड़े पढ़ के चले जाते हैं और ए लगा देते हैं, जो कि हो जाएगा गलत। क्लियर, नेक्स्ट, पुरुष लिंग का निर्धारण मनुष्य में कौन सा क्रोमोसोम करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए इसमें बहुत अच्छे समझो, ये है पुरुष, पुरुष में जो क्रोमोसोम होते हैं वो होते हैं एक्स और वाई। महिला में जो क्रोमोसोम होते हैं वो होता है एक्स और एक्स, इसमें कोई मतलब चेंजमेंट नहीं होता। ठीक है, अब समझो यहां पे होता क्या है, जब पुरुष और महिला, जब पुरुष और महिला मिलकर कौन सा क्रोमोसोम बनाते हैं, एक्स और एक्स। भाई पुरुष का एक्स मिल गया, देखो ये पुरुष का एक्स मिल गया और महिला का एक्स, भाई महिला के पास तो एक्स ही है, तो जाहिर सी बात है एक्स ही मिलेगा और कुछ तो मिलेगा नहीं, तो लड़की पैदा होती है, लड़की। लेकिन पुरुष का अगर वाई मिल गया और महिला का तो एक ही है एक्स, अगर एक्स मिल गया तो क्या होगा, लड़का पैदा होगा, लड़का। कुल मिला के ओवरऑल बात करूं, अगर कोई भी संतान हो रही है तो संतान का जो लिंग निर्धारण होता है वो केवल और केवल पुरुष के द्वारा होता है। बात समझिए, जो लिंग का निर्धारण होता है कि वो लड़का पैदा होगा कि लड़की पैदा होगी, ये पूरा का पूरा पुरुष पर निर्भर करता है, महिला पर निर्भर नहीं करता है। क्यों, इस वजह से क्योंकि पुरुष में क्या है, क्रोमोसोम एक्स और वाई है, महिला में क्या है, एक्स और एक्स है। तो पुरुष का अगर एक्स महिला के एक्स से मिल गया लड़की होगी, पुरुष का अगर वाई महिला के वाई से मिल गया तो लड़का होगा, ये समझ लेना। अब पुरुष लिंग का निर्धारण मनुष्य में कौन सा क्रोमोसोम करता है, तो यहाँ से आप बता सकते हो वाई क्रोमोसोम। तो भैया अगर पुरुष में ये WZ तो होते नहीं है, पहली चीज तो हटा ही दो, तो पुरुष का अगर वाई मिल गया, महिला में तो एक्स है, तो एक्स मिल गया तो लड़का होगा, पुरुष होगा। तो पूरा का पूरा निर्धारण पुरुष पर है। ठीक है, याद रखना है। लेकिन तब भी जब फिल्म देखो तो, या कोई भी ऐसा सीरियल देखो, अगर लड़की पैदा होती है तो सारा दोष लड़की पे आ जाता है। क्यों, क्योंकि उन्होंने ये क्लासेस नहीं देखी होती। ठीक है, ये भी समझो। नेक्स्ट, डीएनए की द्विकुंडली या द्विकुंडलिनी संरचना किसके द्वारा दी गई थी, तो डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल है ना, कैसा है डीएनए, इस प्रकार का है, एक ये है और एक ये है, इस प्रकार का डीएनए है, डबल लेयर है। तो किसने दिए थे, वॉटसन एंड क्रिक ने। ठीक है, ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, उत्परिवर्तन का प्रतिपादन किसने किया था, यह ऐसे पूछ लेगा कि उत्परिवर्तन का जनक किसे कहा जाता है,
ठीक है, तो याद रखना ह्यूगो ड्यू ब्रीज, वनडे एग्जाम का क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है। उत्परिवर्तन का जनक किसे कहा जाता है? ह्यूगो डी ब्रीज को। क्लियर है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। प्लेटलेट्स किस में पाए जाते हैं? क्या पूछ रहा है कि लिम्फ में, रुधिर में, अग्नाशय में, पित्त में। देखिए, प्लेटलेट्स हो गए WBC, RBC, इनसे प्रश्न पूछा जाता है अक्सर, तो समझिए। तो पहले तो प्लेटलेट्स किस में पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं ब्लड में, ठीक है ना। हमारे ब्लड में क्या होते हैं? प्लेटलेट्स होते हैं। अब प्लेटलेट्स के बारे में समझिए, जो मैं बताना चाह रहा हूँ इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्या क्या पूछा जाता है आपसे, ये मैंने लिख दिया प्लेटलेट्स, ऐसे बना देता हूँ, ठीक है। अब यहां से क्या क्या पूछा जाएगा, देखिए आपसे पूछा जाएगा प्लेटलेट्स का निर्माण कहाँ होता है, उसके बाद बताइए इसका दूसरा नाम, इसका नाम बताओ दूसरा। फिर आपसे पूछा जाएगा कि इसका कार्य क्या होता है, प्लेटलेट्स का कार्य बताओ। फिर आप बताइए इसकी, अगर प्लेटलेट्स की गिरावट कैसे होती है। फिर ये बताइए कि इसका जीवन काल कितना होता है, प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है। फिर बताइए प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ होती है, ठीक है ना। तो कुछ बेसिक चीजें आपसे पूछी जाती हैं। तो प्लेटलेट्स का निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो। बोन मैरो को बोलते हैं अस्थि मज्जा। क्या बोलते हैं? अस्थि मज्जा, क्योंकि हड्डियों के भीतर होता है। इसका नाम क्या है? दूसरा नाम, दूसरा नाम याद रख लेना है, जहां पे भी लिखा मिले थ्राम्बोसाइट्स या थ्राम्बो केवल लिखा मिले, थ्राम्बो, तो समझ लेना प्लेटलेट्स का मामला है वहां पे। कार्य क्या होता है इसका? कार्य तो भाई रक्त का थक्का जमाना मेन कार्य है, रक्त का थक्का बनाना, ब्लड क्लॉटिंग। गिरावट कैसे होती है? तो भाई अगर डेंगू हो जाता है, चिकनगुनिया हो जाता है, चिकनगुनिया, तभी तो प्लेटलेट्स की कमी होती है, ठीक है ना, सिंपल सा है। जीवन काल कितना होता है? तो 3 से 5 दिन, 3 से 5 दिन में ये रिकवर होती रहती है, बनती रहती है। मृत्यु कहाँ होती है? ब्लड में। इसी वजह से पूछा गया है कि कहाँ पे पाई जाती है, प्लेटलेट्स पाए जाते हैं तो ब्लड में पाया जाता है। क्लियर है, ये स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, मनुष्य के रक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है ब्लड के विषय में? तो एक स्वस्थ पुरुष में हीमोग्लोबिन का प्रतिशत एक स्वस्थ महिला की तुलना में अधिक होता है, जो कि बिल्कुल सही है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। कैसे सही है समझो। पुरुषों में जो ब्लड होता है वो लगभग लगभग 5 से 6 लीटर होता है, और महिलाओं में जो ब्लड होता है वो थोड़ा सा कम होता है, 4 से 5 लीटर के बराबर होता है, ठीक है। और दूसरी चीज अगर बात करें, हाँ, तो पहले इतना समझ लो कि हीमोग्लोबिन महिला की तुलना में अधिक होता है, पहला बिल्कुल सही है। मनुष्य में रुधिर पट्टिकाओं की संख्या इतनी से 2 लाख से 4.5 लाख मिलीमीटर होती है, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे दोनों आपका सही है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगर ब्लड की बात कर लें तो ब्लड का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है। क्लियर है। और ब्लड में अगर बात करें कि कितना परसेंट होता है, तो लगभग लगभग 7%, ठीक है। आपका जो ब्लड होता है वो कितने प्रतिशत होता है शरीर में? 7%। किसका 7%? टोटल भार का। मान लीजिए अगर किसी मनुष्य का 70% है, तो 7% निकालेंगे तो 5.6 निकलेगा, तो लगभग 5.5 निकलेगा। हाँ, तो इतना ही लगभग होता है। तो जितना भी वजन है उसका 7% कर देना, उतना ही ब्लड आपके शरीर में है। तो आज करके देखना कि जितना वजन आपका है उसमें 7% निकाल देना, उतना ब्लड आपके अंदर है। क्लियर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? सिंपल क्वेश्चन है, वन लाइनर वाला। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है, ठीक है। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न है? पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। इसी प्रकार से भिन्न है। तो बस ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, राइबोसोम किसके स्थल कहे जाते हैं? राइबोसोम तो भैया प्रोटीन निर्माण के स्थल कहे जाते हैं, और राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री,
ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता? तो याद रखना है कि जन्म होता है जब, तो कोशिका विभाजन का मतलब है डेवलप नहीं होता, तो संयोजी उतना ही होता है, जनन उतना ही होता है, कंकाल क्या कहते हैं उतना ही होता है। कंकाल जो है क्या है, मान लो जैसे 300 हड्डियां होती हैं जब बच्चा जन्म लेता है, इसके बाद 206 हो जाती हैं, चेंजमेंट होता है। संयोजी ऊतक क्या होता है, संयोजी एक है प्रकार का ऊतक है, इसमें भी चेंजमेंट होता है। लेकिन तंत्रिका जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन वो उतने के उतने ही रहते हैं, ठीक है, तो इसमें कोई भी विभाजन नहीं होता है, तो बी वाला आपको ध्यान रखना है, बी ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट, अंडे की सफेदी में मौजूद प्रोटीन विटामिन B7 के अवशोषण को रोकता है, वह दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? इतना लंबा क्वेश्चन, ओवरऑल हमसे ये पूछ रहा है अंडे में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो याद रखना है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन पाया जाता है अंडे में भैया प्रोटीन, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, मज्जा कोलेजन के गठन में कौन सा विटामिन मदद करता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो याद रखना है विटामिन सी। मज्जा क्या है, मज्जा का मतलब जो हड्डियों को जोड़ने वाला पदार्थ होता है वो है, ठीक है, तो कौन सा विटामिन मदद करता है? विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कार्बिल एसिड, एस्कार्बिल एसिड, ठीक है। नेक्स्ट, मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? इंसुलिन, इंसुलिन कौन पैदा करता है? तो याद रखना है अग्नाशय। अग्नाशय में इंसुलिन पाया जाता है। इंसुलिन क्या है? हार्मोन है। इंसुलिन की अधिकता से डायबिटीज हो जाती है जिसको मधुमेह बोला जाता है, और इंसुलिन की कमी हो जाए, माइनस कमी हो जाए तो क्या होता है? हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया। अगर पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो नोट डाउन कर लो, लेकिन मधुमेह तो पढ़ा ही होगा डायबिटीज वाला, ठीक है। नेक्स्ट, पौधे में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को डैश कहा जाता है, तो कुल मिला के पौधे में जो पानी पहुंचाता है कौन सा ऊतक है? तो पौधे में दो प्रकार के ऊतक पढ़े होंगे आपने, एक है फ्लोएम, एक है जाइलम। जा से जाइलम, जा से जल, फा से फोइलम, फा से फ्लोएम, और फा से फल, ऐसे याद रख लो। फल मतलब भोजन, तो अगर पूछ ले कि पौधों में भोजन पहुंचाने वाला ऊतक कौन सा है, तो फ्लोएम है, और जल पहुंचाने वाला ऊतक कौन सा है? तो जाइलम है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग उपयोग किया जाता है? जो अगर नेत्रदान करते हैं तो क्या पूरी आंख उठा के रख दी जाती है क्या? नहीं भाई, वो कौन सा पार्ट होता है आंख का? याद रखना है कॉर्निया होता है। क्या होता है? कॉर्निया, ऑप्शन है। और अगर पूछा जाए कि नेत्र का जो कलर होता है, रंग, वो किस पर निर्धारित करता है? वो निर्धारित करता है आइरिस पर। रंग का मतलब जैसे किसी की आंख ब्लैक होती है, सभी की होती है लगभग, किसी की ब्लू होती है, किसी की ब्राउन होती है, वो चीजें। क्लियर है? नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? सबसे बड़ा अंग, सबसे बड़े हार्मोन की या ग्रंथि की बात नहीं हो रही है, सबसे बड़े अंग की बात हो रही है, और सबसे बड़ा अंग है त्वचा, जो कि ऊपर से नीचे तक एक ही होता है, ठीक है ना, ये भी तो एक प्रकार का अंग है। क्लियर? ऑप्शन डी इज द राइट। नेक्स्ट, हड्डियों के अंधेरे में चमकने का कारण क्या है? मतलब रात के अंधेरे में हड्डियां चमकती है, क्यों क्यों चमकती हैं? हड्डियों में क्या होता है? हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस, यही तो होता है। तो वायु के संपर्क में सफेद फास्फोरस धीमी गति से दहन होता है, इस वजह से हड्डियां क्या है? चमकने लगती हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही। फास्फोरस को वैसे भी खुले में नहीं रखना चाहिए। नेक्स्ट, मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं हो पाता? मानव शरीर में किसका पाचन नहीं हो पाता है? भैया मानव शरीर में सेल्यूलोज का पाचन नहीं होता है, ऑप्शन सी। और याद रखना है कि जो पौधों की कोशिका भित्ति होती है, पौधों की कोशिका भित्ति, और पौधों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? वो सेल्यूलोज की ही बनी होती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? पित्त, पित्त का निर्माण कहाँ पे हो रहा है ये बताना है। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण हो रहा है? तो याद रखना है शरीर में जो लीवर होता है ना, सबसे बड़ा ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि, यहीं पर आपके पित्त का निर्माण होता है, और यहीं से पित्त नलिका से ये पित्ताशय में इकट्ठा होता है। ये इकट्ठा कहाँ होता है? पित्ताशय में, लेकिन बनता कहाँ है? लीवर में, ठीक है।
और पित्त का कैसा होता है, लाल और हरे, सॉरी एक मिनट एक मिनट, हरे पीले रंग का होता है, ठीक है। और इसका जो पीएच मान होता है वो 7.7 के करीब होता है, ठीक। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, यहाँ पे क्या है देखो, यहाँ पे कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, पित्ताशय की थैली कर देंगे सी, तो ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट है, पित्त का प्रमुख कार्य क्या है, तो पित्त क्यों है, तो जो वसा होता है ना, कोलेस्ट्रॉल, वसा का पाइसीकरण, वसा को तोड़ने का काम इसका है, वसा को तोड़ने का काम इसका है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, ठीक है, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट, शरीर के अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है, तो शरीर में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है ना, वो ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित हो जाता है, और कहाँ स्टोर होता है, लीवर में। और जब भोजन नहीं मिलता है तो ज़्यादा देर तक काम करने के लिए यही हमें ऊर्जा देता है, जो ग्लूकोज का परिवर्तन ग्लाइकोजन में हो चुका है, ठीक है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट, निम्न हार्मोन में से कौन सा एक प्रवर्तित हो जाता है जब एक माँ अपने बच्चे का आलिंगन करती है या उसको चूमती है, या इसको ऐसे पूछ लेगा कि जब माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो कौन सा हार्मोन प्रवर्तित होता है, तो ऑक्सीटोसिन, ठीक है। तो जिस प्रकार से पूछेगा तो ऑक्सीटोसिन करना है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, आयोडीन युक्त हार्मोन, आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा है, तो याद रखना है थायरॉक्सिन। है क्या कि मनुष्य के गले में ग्रंथि पाई जाती है, ग्लैंड पाई जाती है, उस ग्लैंड का नाम है थायराइड। क्या नाम है, थायराइड, थायराइड ग्लैंड। इसी थायराइड ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन। और थायरॉक्सिन की कमी से क्या होता है, घेंघा रोग हो जाता है, घेंघा रोग, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि जो गले में जो थायराइड ग्रंथि है ना, इसका आकार बढ़ जाता है, क्या है, आकार इसका बढ़ जाता है, गले में सूजन टाइप की आ जाती है, तो ये आपको ध्यान रखना है, घेंघा रोग किसकी कमी से, थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आयोडीन, इसमें क्या होता है, आयोडीन होता है। और घेंघा किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है, कभी कभी ये भी पूछा जाता है, क्लियर है। नेक्स्ट, रेशम ग्रंथि किसका रूपांतरित रूप है, रेशम ग्रंथि, याद रखना है, रेशम ग्रंथि किसका रूपांतरित, लार ग्रंथि का रूपांतरित रूप है, ठीक है। और अगर देखा जाए कि मनुष्य में लार ग्रंथियां कितने प्रकार की होती है, 3 जोड़ी होती हैं, कितनी जोड़ी, 3 जोड़ी। कौन कौन सी, पहली लिखो, पैरोटिड, पैरोटिड, दूसरी है सब मैंडिबुलर, तीसरी है सब लिंगुअल, सब लिंगुअल, ठीक है। पैरोटिड सबसे बड़ी है, पैरोटिड ग्रंथि सबसे बड़ी है। और पैरोटिड ग्रंथि की कमी से ही या इसी में ग्रंथि के अगर गड़बड़ी हो जाती है ना पैरोटिड में ही, तो गलसुआ एक रोग हो जाता है। क्या होता है, गलसुआ रोग, सुना होगा, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एंजाइम दूध के पाचन में सहयोगी है, दूध को पचाने वाला जो एंजाइम है वो है रेनिन। कौन है, रेनिन। और दूध के बारे में मैंने आपको पूरा विस्तार बताया था कि दूध को पचाने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, दूध का सफ़ेद रंग क्यों होता है, पीलापन क्यों होता है, ये मैंने आपको बताया था एक बार विस्तार में, ठीक। याद हो तो अच्छी बात है, ना हो तो मैं फिर बता देता हूँ एक बार, समझिएगा। ये है दूध, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं, इस वजह से क्या क्या पूछ सकता है कि भैया दूध में प्रोटीन बताओ, दूध में कौन सा प्रोटीन है, दूध में अम्ल कौन सा है, एसिड, ये बताओ। और एक है दूध में बैक्टीरिया कौन सा होता है, बैक्टीरिया। दूध में एंजाइम कौन सा होता है, एंजाइम। दूध की शुद्धता मापक यंत्र कौन सा है, दूध का पीएच मान भी बता दो, अच्छा। दूध में वसा मापक यंत्र कौन सा है, देखो दूध में 2 यंत्र होते हैं, 2 मापक यंत्र होते हैं, एक शुद्धता मापने का, एक वसा मापने का, ठीक है। और दूध में शर्करा कौन सी पाई जाती है वही बता दूंगा, चलो ठीक है। तो सबसे पहले प्रोटीन कौन सा पाया जाता है, तो याद रखना है प्रोटीन होता है केसीन, केसीन प्रोटीन होता है। अम्ल कौन सा होता है, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक एसिड। बैक्टीरिया कौन सा है,
लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस लैक्टस, इसी से दही बनता है, ठीक है। एंजाइम कौन सा होता है, रेनिन, यही तो है दूध को पचाने वाला एंजाइम। शुद्धता मापने वाला यंत्र कौन सा है, तो लैक्टिक एसिड से लैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर। पीएच मान कितना होता है, 6.6 होता है। तो इससे आप एक अंदाजा लगा सकते हो कि दूध कैसा है, हल्का सा अम्लीय है, हल्का अम्लीय है, ठीक है। और वसा मापक यंत्र कौन सा होता है, तो ब्यूटायरोमीटर, ये वसा मापक यंत्र होता है। क्लियर है, इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए दूध के बारे में। चलिए आगे देखें बहुत ही बढ़िया तरीके से। नेक्स्ट, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है, तो गांव वाले को तो बहुत ही अच्छे से पता होगा, ऑक्सीटोसिन। ऑप्शन बी, ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगता है, ठीक है। नेक्स्ट, इंसुलिन होता है, इंसुलिन क्या है, अभी मैंने बताया है, एक हार्मोन है। इंसुलिन क्या है, हार्मोन है। लेकिन हार्मोन तो कहीं ऑप्शन में नहीं है, तो याद रखना हार्मोन क्या होते हैं, प्रोटीन के ही बने होते हैं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन अच्छा पूछा है लेकिन घुमा के पूछ लिया है बस, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटीन नहीं है, कौन सा प्रोटीन नहीं है ये बताना है। तो देखिए कौन सा प्रोटीन नहीं है, ऑक्सीटोसिन प्रोटीन नहीं है। क्यों, ऑक्सीटोसिन क्या है, ये हार्मोन है। क्यों, हार्मोन क्या है, तो भाई साहब यही तो प्रेरित करता है कि दूध उत्पादन के लिए, गाय भैंसों में दूध उत्पादन के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन ही सहायक होता है ना, इसी का तो इंजेक्शन लगाया जाता है जिससे हार्मोन उत्तेजित हो जाता है। बस यही चीजें हैं, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट। नेक्स्ट, एक तरफ हार्मोन है और एक तरफ स्त्रावत ग्रंथि है, सूची 1 सूची 2 मिलान करना है, देखते हैं। इंसुलिन हम लोगों ने देख लिया है। इंसुलिन क्या देखा इंसुलिन के बारे में, कि भाई इंसुलिन कहाँ से निकल रहा है, अग्नाशय से। तो डी का हो गया 2, और डी का 2 जैसे ही हो गया तो सी हट गया, डी हट गया, ठीक है। उसके बाद थायरॉक्सिन, मैंने बताया था थायराइड ग्रंथि होती है, तो थायराइड से थायरॉक्सिन निकलता है, गले में होती है, सी का 1 हो गया, सी का 1 इसमें भी है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद टेस्टोस्टेरोन, इसमें होता है टेस्टोस्टेरोन, ये पुरुषों में होता है, और प्रोजेस्टेरोन ये महिलाओं में होता है। तो 1 का 3, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अब देखो थायरॉक्सिन आपको पता है, इंसुलिन आपको पता है, प्रोजेस्टेरोन टेस्टोस्टेरोन ये क्या चीजें हैं समझो बहुत अच्छे से। आपसे ऐसे पूछ लेगा कि महिलाओं में केवल कौन से हार्मोन होते हैं, महिलाओं में हार्मोन कौन से होते हैं, देखो एक होता है एस्ट्रोजन, एक होता है प्रोजेस्ट्रॉन, प्रोजेस्ट्रॉन, एक होता है रिलैक्सिन, रिलैक्सिन, ये केवल महिलाओं में हार्मोन होते हैं, ठीक है। और केवल पुरुषों में कौन से हार्मोन होते हैं, पुरुषों में हार्मोन ये क्या होता है, पुरुषों में कौन से होते हैं, इनमें होते हैं एंड्रोजन, एंड्रोजन देख लो, ये है एस्ट्रोजन, ये है एंड्रोजन, और एक होता है टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। तो ये केवल और केवल पुरुषों में हार्मोन होते हैं, ये 2 और ये 3, ठीक है। एज एक अगर शुद्ध भाषा में बताऊं तो ये क्या है, ये पुरुषों महिलाओं के सेक्स हार्मोन है, ठीक है। बस इतना समझो, क्या है ये, सेक्स हार्मोन है। क्लियर है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कई बार। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो की धारणा से संबंधित है, तो एक तरीके का उपनाम है लड़ो या उड़ो हार्मोन भी बोला जाता है, तो एंड्रीनेलिव हार्मोन है। कहां पे, एंड्रीनेलिव हार्मोन, और ये कहां होता है, वृक्क में पाया जाता है, वृक्क, वृक्क के पास पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है, देखो स्त्रीलिंग या पुल्लिंग ऐसे भी प्रश्न आते हैं, और देखो आर ओ में ये पूछा भी गया है। अभी मैंने बताया है कि स्त्रियों में 3 हार्मोन पाए जाते हैं केवल, कौन से, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, रिलैक्सिन, ये बताया था। तो बस कौन हो गया, एस्ट्रोजन लिखा हुआ है, ऑप्शन सी टिक करो, आगे बढ़ो। क्लियर है, बताओ कितना आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, सबसे छोटी, तो सबसे छोटी है भैया पिट्यूटरी, इसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, मास्टर ग्लैंड। ये कहाँ पाई जाती है, ये सिर में, कहाँ पाई जाती है, सिर में, और ये मटर के दाने के तरीके होती है, और 0.6 ग्राम इसका वजन होता है, ठीक है। नेक्स्ट,
मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिस्रावी दोनों प्रकार की है? देखिए कई सारी ग्रंथियां होती हैं, कई सारी क्या, 3 प्रकार की मुख्यता है। जैसे एक है अंतःस्रावी, एक है बहिस्रावी और एक है मिश्रित। अंतःस्रावी जो हार्मोन या किसी भी अम्ल को अंदर शरीर के अंदर प्रवाहित करती हैं। बहिस्रावी जो बाहर प्रवाहित करती हैं। बाहर का मतलब है जैसे अश्रु ग्रंथि, आंसू बाहर निकलता है। श्वेत ग्रंथि, श्वेत मतलब पसीना, तो पसीना बाहर निकलता है। ठीक है, उसी प्रकार से एक होती है मिश्रित, जो अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों होती है, वही है मिश्रित। और मिश्रित कौन सी है? अग्नाशय। याद रखना है, आपसे पूछेगा कि शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय। शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि, मिश्रित ग्लैंड कौन सी? अग्नाशय। क्लियर है? नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सिंपल सा क्वेश्चन है, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ये लीवर। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत या लीवर। ठीक है, इसी को ही जिगर बोलते हैं। तो अगर जिगर आ जाए ना तो कोई दिक्कत मत कर देना कि जिगर अलग कुछ है, जिगर भैया लीवर को ही कहा जाता है। क्लियर? आगे देखें अगला प्रश्न। मानव शरीर में यूरिया संश्लेषित होता है। यूरिया का संश्लेषण कहाँ हो रहा है? लीवर में हो रहा है। कहाँ पे? लीवर में। तो लीवर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर पित्त भी बन रहा है, पित्त और यूरिया भी संश्लेषित हो रहा है। ठीक है ना, बहुत सारी चीजें लीवर में होती हैं। और अभी आगे जैसे जैसे चैप्टर बढ़ेगा तो लीवर के बारे में और भी चीजें आएंगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो याद रखना है लीवर का संश्लेषण कहाँ होता है, सॉरी यूरिया का संश्लेषण कहाँ होता है? लीवर में होता है या यकृत में होता है। क्लियर है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ठीक, अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न हमारे पास हाँ एक बचा हुआ है, ये है 10 दिनों से अधिक दिन तक उपवास करने पर लीवर पर क्या प्रभाव पड़ता है? और देखो RO 21 में ही पूछा गया प्रश्न है, बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये लिखा एक ही बार है, लेकिन ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ये जब आप घटना चक्र देखोगे या कोई भी बुक देखोगे, इसमें 2-3 बार ये प्रश्न पूछा गया है अलग अलग तरीकों से। तो 10 दिन तक अगर आप भूखे रहते हो, उपवास करते हो, फास्ट करते हो, तो क्या प्रभाव पड़ेगा? जाहिर सी बात है, क्या होगा? ग्लूकोज की कमी हो जाएगी। लीवर में ट्राइग्लिसराइड, गलत। लीवर में ग्लूकोज स्तर अधिक हो जाएगा, अधिक हो जाएगा तो मतलब क्या है? व्रत का। लीवर में ग्लूकोज स्तर कम हो जाएगा, ये बिल्कुल सही है। अब मैंने आपको बताया है कि अगर ग्लूकोज एक्स्ट्रा होता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर स्टोर कहाँ रखता है? लीवर में। ठीक है ना, तो लीवर में क्या होता है? ग्लूकोज ग्लाइकोजन में चेंज होकर स्टोर रहता है कि हाँ जब तक खाना नहीं खा रहे हैं हमें शक्ति देगा। लेकिन अब 10 दिन तक भूखे हो तो कहाँ तक शक्ति मिले? तो लीवर में वही ग्लूकोज की मात्रा कम होती रहती है। सिंपल सा क्वेश्चन है, हम लोग देख ही चुके हैं अभी। ठीक, तो इस हिसाब से ऑप्शन है बिल्कुल सही है। और देखो लेटेस्ट क्वेश्चन है। क्लियर है? हाँ, तो हमारे सभी क्वेश्चन होते हैं समाप्त, एंड करते हैं। ये बायोलॉजी की हमारी पहली क्लास थी। ठीक है, कैसी लगी क्लास बता देना। एक चीज़ और, आज की क्लास में मैंने ज़्यादा डिटेलिंग नहीं की है। क्यों नहीं की है? क्योंकि मुझे आपको केवल दिखाना था एक मिक्स क्वेश्चन करके कि हाँ कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आपने बायोलॉजी नहीं पढ़ रहे हो, कोई नोट्स नहीं है आपके पास, तो मैं ये कहूँगा एक बुक जरूर आप खरीदें, एक बुक जरूर पढ़ें। ठीक है, साइंस की कोई भी बुक खरीद सकते हो। और अगर नोट्स है आपके पास तो बहुत अच्छी बात है, आपने किसी का बैच लिया है तो बहुत अच्छी बात है, उससे आप पढ़िए। ठीक है ना, एक सोर्स फॉलो करो और प्लस मुझे फॉलो करो, आपका आराम से प्री भी हो जाएगा, मेंस भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और ये खासकर मैं मेंस RO की बात कर रहा हूँ। ठीक, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।